नमस्कार बच्चों। तो अभी हम यहाँ पे ऐसा एक थोड़ा सा ऑरा बनाएंगे कि हम बहुत पॉजिटिव है ऐसा, और अभी वीडियो चालू करेंगे, ठीक है। तो ये रियलिटी चेक वीडियो है। अब देखो यहाँ पे इससे पहले वाला हम देखते हैं थोड़ा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखो 3 प्रेशर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, 2 होते हैं नेगेटिव। देखो जब ब्लड फ्लो हो रहा है वहाँ से जंक्शन रूल जब फॉलो हो रहा है, बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया से छोटा होते जा रहा है तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। अब ये जितना स्पीड में जाएगा उतना अच्छे से कैपिलरीज से प्लाज्मा बाहर आएगा। कैपिलरीज से क्या आएगा? प्लाज्मा बाहर आएगा। तो जितने स्पीड से ये गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उतना जोर से प्लाज्मा नीचे। बट ये तो पॉजिटिव प्रेशर होगा। बट नेगेटिव प्रेशर 2 है। एक तो उसके अंदर जो प्रेजेंट है ब्लड वेसल, वो एक नेगेटिव प्रेशर है, और दूसरा नेगेटिव प्रेशर है इनर वॉल ऑफ बोमन कैप्सूल। यहाँ तक क्लियर है? अब बस ये 3 ही है। तो पॉजिटिव प्रेशर इज ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 55 mm of Hg। ब्लड सेल्स की वजह से जो नेगेटिव प्रेशर हो रहा है वो ब्लड ऑस्मोटिक कोलाइडल प्रेशर है, और जो बोमन कैप्सूल के इनर वॉल की वजह से हो रहा है वो अड़ा रहा है ना। आप सोचो कि ये इनर वॉल नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता तो लिक्विड डायरेक्ट रहता था। अब इनर वॉल है तो अर्थड़े कुछ तो आ ही रहे, ठीक है। तो इस वजह से कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आता है, ठीक है। ये 30 mm है, 15 और ये 55। तो कैलकुलेशन करते हैं GHP माइनस BOCP प्लस CHP, तो ये कितना होता है? 55 माइनस 40, दैट इज 10 mm Hg। इतना नेट फिल्ट्रेशन क्या होता है? प्रेशर होता है। कितना है? सिर्फ 10 mm of Hg, ठीक है। अब GFR के बारे में बात करते हैं। देखो 1/5 का मीनिंग कितना होता है? देखो 1/4 का मीनिंग क्या होता है? अब इसीलिए हमने बायोलॉजी लिया, ऐसा मत बोलना, ठीक है। 1/4 वो तो हिंदी में हो गया भाई। 25%, 25, 25, 25, 25, टोटल कितना हो गया? 100%। 1/5 कितना हो गया? 20%। 20, 20, 20, 20, ठीक है। 20, 20 मतलब ईयर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। 2 5 जा 10, 100%। मतलब 20, 20, 20, 20 ऐसा 5 बार ऐड करेंगे तो ये 5 हिस्से हो जाएंगे 100 के। इसको हम 1/5 कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हमारा जो ब्लड है, ठीक है, उसका 1/5 करो। 5 लीटर है हमारा ब्लड। कितना है? 5 लीटर। वैसे तो 5.6 लीटर है, तो 5.6 का 1/5 करो, कितना आएगा? 5 लीटर का कितना है? 1 लीटर। 1/6 का 600 का 5 करो, कितना आएगा? ए यार हम लोग भी ना, हम लोग को बोलना ही बेकार है, ठीक है। तो लगभग इतना तो पता है कि अगर 500 ml होता तो, ठीक है, 5 लीटर है तो 1 लीटर उसका कितना हो गया? 1/5। और 500 ml होगा तो उसका कितना होगा? 100 ml या 200 ml के बीच में। तो ऐसे अगर हमारा 5.6 लीटर ब्लड का 1/5 या 20% अगर आप करते हो तो वो कितना आता है? 1100 to 1200। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमारे पूरे ब्लड का 1/5 है, जो हमारे किडनी से क्या होता है? पास आउट होता है, फिल्ट्रेट होता है। तो जो ब्लड फ्लो है हमारे किडनी से जाएगा 1 मिनट में, वो कितना रहेगा? 1100 से 1200 ml, जो हमारे टोटल ब्लड का कितना होगा बच्चों? 1/5 या कितना परसेंट होगा? 20%। यहाँ तक क्लियर है? देखो हमारी सुई कहाँ अटकती है, कांटा कहाँ अटकता है हमारा? मैथ्स में अटकता है। तो उसको पहले पकड़ो, उसको रगड़ लो, उसको क्लीन कर लो, क्योंकि उस एग्जामिनर को भी पता है इनका बायो, इनका मैथ्स वीक है भाई। लॉजिक तो वैसे ही लगता नहीं है, ठीक है। तो अब इसका 1/5, या फिर हम बोलेंगे कि हमारे ब्लड का, अब ब्लड फ्लो में भी आपको पता है कि ये ब्लड फ्लो हो रहा है। अब ब्लड में प्लाज्मा कितने प्रतिशत रहता है बेटा? 55%। कितना रहता है? 55%। तो इसी का 55% कितना होगा? 650 ml। कितना होगा? 650 ml। तो इस 650 ml, अब पहले ब्लड फ्लो हुआ 1100 से 1200, लेकिन उसमें प्लाज्मा कितना आ रहा है? 650 ml, जो कि कितना प्रतिशत होता है? 55%, ठीक है। अब इस 650 ml का 1/5 1 मिनट में इतना फिल्ट्रेट आएगा ऊपर से नीचे, जिसको हम कहेंगे GFR। क्या कहेंगे? GFR। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट के हिसाब से 125 ml पर मिनट आता है। देखो यहाँ पे ब्लड आया 1100 से 1200, लेकिन उसमें से सिर्फ प्लाज्मा कितना लेते हैं हम? प्लाज्मा फ्लो कितना होता है? 650 ml। देखो ब्लड पूरा नहीं आएगा। ब्लड आएगा क्या पूरा? नहीं। उसमें से प्लाज्मा प्रोटीन नहीं आएंगे, और क्या नहीं आएंगे? ब्लड सेल। क्या नहीं आएंगे? ब्लड सेल। तो इसमें से अगर आप प्लाज्मा प्रोटीन निकाल दो
इसमें से आप ब्लड सेल निकाल दो, तो 1100 से 1200 की जगह हम क्या देखेंगे, प्लाज्मा फ्लो इज योर 650 ml। यहाँ तक क्लियर है? अब उस 650 ml से ऊपर से नीचे की तरफ वो आएगा सिर्फ 125। कितना आएगा? सिर्फ 125। मान लो अगर यहाँ पे ये दोनों चीजें नहीं रहती थी, कुछ भी अड़थड़े नहीं रहते थे, तो डायरेक्ट कितना आता था? 650 का 650 आता था। बट क्योंकि यहाँ पे ये सारे वॉल्स वगैरह है, तो उसको क्रॉस करते हुए, नेगेटिव प्रेशर को क्रॉस करते हुए, वो 1 मिनट में सिर्फ 650 में से कितना मतलब फ्लो आ रहा है, जीएफआर कितना आ रहा है? 125 ml। कितना आ रहा है? 125 ml। अब ये जो 125 ml है, ये हमारे प्लाज्मा फ्लो का कितना प्रतिशत है? ये 20% या फिर क्या है? 1/5। क्या है ये? 1/5। तो अगर 1 मिनट में ये 125 ml इतना प्लाज्मा नीचे आ रहा है, जीएफआर नीचे आ रहा है, तो टोटल एक दिन में कितना आएगा? 180 लीटर। कितना आएगा? 180 लीटर। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया 1/5 वाली कहानी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम? अब 180 लीटर तो आ रहा है, तो 180 लीटर में से 99% जो होता है यूरिन जो है वो वापस से क्या होता है? रीएब्जॉर्ब। वापस से क्या हो जाएगा? रीएब्जॉर्ब। अगर वो वापस से रीएब्जॉर्ब होगा मतलब यूरिन कितनी बनेगी? सिर्फ 1%। कितनी बनेगी? 1%। वैसे भी आखिरी में कलेक्टिंग डक्ट के बाद हम क्या बोलते हैं कि जो यूरिन बन रही है 4 टाइम ज़्यादा क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है, बोलते हैं ना। तो 180 लीटर में से 99% रीएब्जॉर्ब हो गए, तो 1% कितना हो 180 लीटर का? नहीं, 1.8। 1% बोला है ना। मैथ्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो 180 लीटर का 1% कितना रहता है? 1.8। बट एनसीईआरटी ने क्या बोला है? 1.5। फिर इसलिए हमने एनसीईआरटी और मैथमेटिक लॉजिकल दोनों के बारे में सोच के क्या बोला है? यूरिन कितनी आती है? 1.5 to 1.8 लीटर। समझ में आई बात? देखो मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में भी कहा था कि यहाँ पे पुरानी बुक में तो 2 to ATP दिया था, ठीक है, F1F0 पार्टिकल के बंद है ना, जो क्रॉस होता है ATP बनाने के लिए। फिर मैंने आपको नई बुक में दिखाया था कि डायग्राम में 2 ATP दिखा रहा है और यहाँ पे लिखावट में कितने दिखा रहे हैं? 4 ATP। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, बोल रहे हैं कितना? 180 लीटर का कितना प्रतिशत यूरिन बनेगा? 1%। तो होना चाहिए लॉजिकली कितना? 1.8 लीटर। पर लिखा कितना है? 1.5 लीटर। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आप हो सकता है दोनों भी वैल्यू करो, लेकिन अगर वहाँ दिया है 1.5 लीटर तो आपको 1.5 लीटर करना है। लेकिन अगर परसेंटेज में पूछ रहे कितनी है तो कितना बोलना है? 1%। यहाँ तक क्लियर है? तो हो सकता है ऑप्शन में 1.5 ना होते, 1.5 to 1.8 हो, तब वो करना है। लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ 1.5 है तो वो करना है पहले, ठीक है? क्योंकि सबसे पहले क्या है हमारी बाइबल, दैट इज आवर एनसीईआरटी, ठीक है? ग्राम गीता बोलो, गुरुवाणी बोलो, ठीक है, जो बोलना है बोलो, ठीक है? बोलने का ही काम है ना अपना। अब यहाँ देखो ये 99% रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है? ओनली 1% कन्वर्ट इनटू यूरिन, दैट इज 1.5 to 1.8 लीटर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? अब एक और कॉन्सेप्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। वो क्या होता है? GFR अपॉन GPF, ठीक है? तो वो GFR कितना है? 125। GPF कितना है? ग्लोमेरुलर प्लाज्मा फ्लो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो वो कितना है? 125/650। ये कितना आएगा? इसको क्रॉस करो, कितना आएगा? 1/5। कितना आएगा? 1/5। नहीं तो 125 को 5 बार प्लस करो, आ जाएगा 650। तो वही हो गया ना, 150 हो गया। या परसेंटेज वाइज बोलेंगे तो कितना आ गया? 20%। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। आप सोचोगे तो जन्म भर दिक्कत रहेगी आपको PhD नहीं करनी है इसमें। जो एग्जाम के अकॉर्डिंग है आपको वो करना है, ताकि आपका समय बचे और फिर वो आगे के टॉपिक पे आप फोकस करो। आप किसी एक टॉपिक पे स्टिक रह जाते हो, यह हमेशा बहुतों के साथ होता है। एक ही टॉपिक पकड़ लेते, वही बैठे रहते, फिर सोचते यार अपना तो चैप्टर ही अपने आप टाइम ही नहीं है। नहीं, आपको अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, मैच्योर करना पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा कि कभी भी रीडिंग करनी है तो पहले रीडिंग तो फास्ट करते हैं, ताकि ब्लूप्रिंट आ जाए, मैप आ जाए पूरा दिमाग में, हाँ ये पॉइंट है, ऐसा 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 ऐसा, ये हाँ ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मीडियम और फिर आखिर में रीडिंग करनी है आराम से, जो हॉट टॉपिक्स है उनके, जो समझ ही नहीं रहे। आप बैठ ही रहते, पहले टॉपिक लिया, पहले क्वेश्चन पे पहले पॉइंट पे अटके हो, फिर आगे का तो रह ही गया ना। फिर टाइम कम है, फिर रोना धोना, फिर डिप्रेशन, ये सब होते रहता है। तो इस चीज़ में आपको क्या अपनी मेच्योरिटी लानी है, वो अब आप देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। नहीं तो जीवन भर रोने की प्रवृत्ति है तो रोते ही रहेंगे हम। अब देखो यहाँ पे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन मतलब ट्यूब्यूल से क्या हो रहा है, वापस से चीज़ें जो हैं हो रही हैं वो कहाँ जा रही है? ब्लड में जा रही है। तो रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेट ट्यूब, यहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये तो मैंने कल ही बताया था आपको, क्योंकि यहाँ पे कौन से सेल्स रहते हैं बच्चों? क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल
टिश्यू, ठीक है। वो कैसे रहते हैं, सिंपल रहते हैं कि ब्रश बॉर्डर रहता है, सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ तक क्लियर है। अब क्योंकि वहाँ पे वो रहते हैं सिंपल ब्रश, अच्छा लिखे ही है सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, तभी मैं सोच रहा इतने इंटेलिजेंट कब से हो तुम, ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। लगभग 70 से 80% जो भी चीज़ें डाली है उसमें वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। मिनरल प्लस वाटर, मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है। रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे याद करो, एक तो नेगेटिव आयन का और दूसरा वाटर का। कैसा होता है, नेगेटिव आयन का डिफ्यूजन के थ्रू होता है, वाटर का ऑस्मोसिस के थ्रू, लेकिन दोनों भी कैसा है, पैसिव है। लेकिन इसके अलावा जितने भी वो क्या होते हैं, विटामिन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, अमका टिमका, सभी कैसे होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर ये कर रहे हैं तो ये कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एटीपी, और एटीपी कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसे रहेंगे, मैक्सिमम। तो ये देखो यहाँ पे दिया ही है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन सी, आयंस में पॉजिटिव आयंस Na+, ये सारे के सारे एक्टिवली क्या हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट। लेकिन वही नेगेटिव और वाटर क्या हो रहा है, पैसिवली हो रहा है। नेगेटिव आयन जस्ट लाइक Cl नेगेटिव आयन, SU3 नेगेटिव आयन, और वाटर ऑस्मोसिस से, और ये सब क्या है, डिफ्यूजन से। देखो क्वेश्चन में कभी कभी पैसिव नहीं लिखा रहेगा तो वहाँ डिफ्यूजन लिखा रहेगा, मोस्टली क्या लिखा रहेगा, डिफ्यूजन। तो वो आपको पिक आउट करना है, ऐसा नहीं है पैसिव लिखा ही नहीं है हम क्या करें अभी छोड़ देते हैं, अरे इतने में गिव अप करोगे तो हो गया, फिर नर्स भी नहीं बन पाओगे, चाहे फिर वो बॉयज हो। यहाँ देखो, तो रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम LH दैट इज ग्लूकोफेनले इधर मिनिमम होता है, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें आपको दिखती है, एक इसका पोर्शन जो दिखता है आपको थिन दिखता है, और एक क्या दिखता है, थिक। जो थिन वाला होता है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बनता है, और जो थिक होता है वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा, यहाँ तो सिंपल रहेगा, NaCl पैसिवली रीअब्जॉर्ब होता है, और यहाँ पे NaCl क्या होता है, एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन जो है कैसे हो रहा है, डिसेंडिंग और असेंडिंग में। तो ये डिसेंडिंग है बेटा, और ये क्या है, असेंडिंग। डिसेंडिंग में वाटर हो रहा है पैसिवली एब्जॉर्ब, या हम इसको वाटर की बात आती है तो वहाँ डिफ्यूजन बोलेंगे कि ऑस्मोसिस बोलेंगे, ऑस्मोसिस। फिर NaCl एक्टिवली हो रहा है, NaCl यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसिवली रीअब्जॉर्ब हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। तो डिसेंडिंग में लूप ऑफ एनले में वाटर पैसिवली रीअब्जॉर्ब हो रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ एनले में थिन में NaCl और थिक में NaCl, लेकिन थिन में पैसिवली और थिक में एक्टिवली। यहाँ तक किसी को पॉइंट कोई दिक्कत है इसमें, देख लो अभी यहाँ पे, ठीक है। चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन अगर हमारे दिमाग में भेजे वही कॉम्प्लिकेशन है तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखो चोट लगी है हाथ पे तो सुधर जाएगी, लेकिन दिमाग में ही चोट है उसको कैसे सुधारोगे। तो अपने आप को ट्रेन करना सीखो, अपने आप को नेगेटिव साइड में मत जाने दो, पॉजिटिव की तरफ लेके जाओ। बहुत बार होता है कि हम कितना भी चाहे अपने आप को नेगेटिव होने से नहीं रोक सकते, आदत है वो अपनी, उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा है ना कि अपनी आदतें, बैड हैबिट्स को बंद करो और गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करो। धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है, धीरे धीरे आप सक्सेसफुल और ग्रेट होते जाते हो, ठीक है। तो हैबिट्स का फर्क है, बाकी कुछ। रीअब्जॉर्प्शन DCT में होता है, लेकिन ये यहाँ देखो क्या लिखा है, इट इज कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। क्या इट इज, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। देखो DCT और आपका CD मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन माने कि वहाँ पे जब तक हार्मोन नहीं आएगा, ADH और एल्डोस्टेरोन नहीं आएगा, तब तक वो चीजें करेगा क्या, रीअब्जॉर्प्शन, वाटर और NaCl का नहीं। तो इस वजह से क्योंकि रिसेप्टर है वहाँ पे तो वो कंडीशनल हो गया। मतलब ये कब है, जैसे जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है ना, इमरजेंसी के समय यूज होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% वो रेगुलर नॉर्मली यूज होता है, वैसे ही है। जब तक कंडीशन नहीं आएगी तब तक ये मतलब उतना काम नहीं करेंगे। तो फिर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कौन करेगा, अपना लूप ऑफ हेनले। कौन करेगा, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली वाटर और NaCl का पूछा तो वाटर के लिए आपका क्या आएगा, कलेक्टिंग डक्ट, और NaCl के लिए क्या आएगा हमारा लूप ऑफ हेनले का भी कौन सा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। देखा ना, जहाँ पे NaCl पैसिवली एक्टिवली दोनों से रीअब्जॉर्ब होता है। तो ये क्वेश्चन की नॉलेज है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए बोलता हूँ कि पढ़ना लिखना तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको किस पे भर देना चाहिए, MCQs करने पे। क्योंकि जब आप MCQ करते हो तब भी आप बहुत ज़्यादा सीखते हो। जो सबसे ज़्यादा MCQ करेगा वो फिर उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो MCQ ही नहीं करेगा उसको तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सिर्फ पढ़ने से सब कुछ नहीं होता है, MCQ करने से रियलिटी चेक मिलता है, फिर पता चलता है यार ये ऐसा है वो वैसा है। कुछ कुछ चीज़ें तो टीचर भी छोड़ देता है, ठीक है। सही बोलूँ तो छूट जाता है, इंसान है ना भाई,
और इंसानी गलतियों का पुतला है, तो एक हाथ चीज छूट भी गई तो वो एमसीक्यू से क्लियर हो जाती है, या नहीं हुई तो नहीं हुई तो नहीं हुई। यहाँ देखो तो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू रहते हैं, इसमें 15% करता है रीअब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, वाटर और Na पॉजिटिव। वाटर करेगा कैसा, पैसिवली, और Na पॉजिटिव कैसे करेगा, एक्टिवली। साथ में H2 नेगेटिव कैसे करेगा, पैसिवली। ठीक है, तो ये रहा हमारा डीसीटी। अब डीसीटी पे दो रिसेप्टर दिख रहे होंगे, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, ये वाला रिसेप्टर किसके लिए, एडीएच के लिए, ये वाला किसके लिए, एल्डोस्टेरॉन के लिए। एडीएच आता है तो एडीएच आपको पता है ये वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो क्या करता है, हमारी यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनने देता है। कैसी बनने देता है, कॉन्सेंट्रेटेड। अगर यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बननी है बेटा तो हमारे नेफ्रॉन से वो वाटर निकाल के कहाँ डालेगा, ब्लड में। कहाँ डालेगा, ब्लड में। और इसी को हम क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा बच्चों, ज्यादा एडीएच होगा तो वो किडनी से ज्यादा वाटर निकाल के कहाँ डालेगा, ब्लड में। कहाँ डालेगा, ब्लड में। यहाँ तक क्लियर है। तो एडीएच का काम ही क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, मतलब ऐसी यूरिन बनाना जो क्या हो, वाटर कम हो, ज्यादा क्या हो, वो कॉन्सेंट्रेटेड हो। अब अगर हम वाटर ले रहे हैं किडनी से और पुट ऑन कर रहे हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में, तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। तो ब्लड प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। तो इसीलिए अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। एक काम ये था कि जिससे हमने ब्लड फ्लो बढ़ा के ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। दूसरा काम होता है कि हम क्या करेंगे, उसमें सोडियम आयन ज़्यादा डाल देंगे। क्या डाल देंगे, सोडियम आयन ज़्यादा। तो सोडियम आयन भी हम कहाँ से रीअब्जॉर्ब करेंगे, हमारे नेफ्रॉन से। ठीक है, दो जगह से कर सकते हैं, एक हमारा डीसीटी से कर सकते हैं। तो डीसीटी पे जो रिसेप्टर है उस पर आके कौन बैठेगा, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन कौन बनाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स या फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड, याद है ना। तो जो एल्डोस्टेरॉन वो आके बैठेगा तो ये ज्यादा परमेबल किसके लिए हो जाएगा, Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव हमारे डीसीटी से निकल के कहाँ जाएगा, ब्लड में। अब ब्लड में बेटा आयंस चले गए, Na पॉजिटिव चले गए, तो फिर Na पॉजिटिव फिर बाहर के क्या खींचेगा, वाटर। तो ब्लड वॉल्यूम फिर से बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो दोनों भी चीजें किसके लिए बेटा, ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं, तो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया तो जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या जीएफआर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। यहाँ तक समझे। चलो तो देखो, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, इसने एडीएच रिलीज किया, वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वो आया हमारे डीसीपी के मैक्यूलर सेल्स पे। मैक्यूलर सेल्स पे क्या है, ये रिसेप्टर। हार्मोन रिसेप्टर पे जैसे ही एडीएच बैठा तो इसके अंदर का वाटर बाहर निकल गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ है वाटर का, और वो कहाँ गया, हमारे ब्लड में। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, ऑस्मोसिस। अब यहाँ से देखोगे तुम तो SCO3 भी पैसिवली निकल रहा है। अब यहाँ देखो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है, उसने मेंडुलोकॉर्टिकॉइड से एल्डोस्टेरॉन बना। एल्डोस्टेरॉन कहाँ गया, इस रिसेप्टर पे बैठा। तो जैसे ही बैठा तो डीसीटी ने बाहर क्या फेंकना चालू कर दिया, Na पॉजिटिव, और Na पॉजिटिव कहाँ गया, ब्लड में। यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या, देख लो एक बार। कुछ आर्ट नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि रिसेप्टर है इसलिए क्या है, ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। आगे बढ़े, चलो। तो रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एडीएच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। कौन से रिसेप्टर हैं, एडीएच रिसेप्टर। अब ये जो एडीएच रिसेप्टर है, इस पे जब एडीएच बैठेगा तो बाहर क्या आएगा, वाटर। बाहर क्या आएगा, वाटर। तो वाटर कैसे आएगा, पैसिवली आएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन यूरिया क्या है, बाहर जाएगा। अंदर यूरिया ज्यादा है, बाहर कम है, तो यहाँ ग्रेडियंट फॉर्म होगा। यूरिया फिर कहाँ आ गया, बाहर आ गया। यूरिया ऑल्सो डिफ्यूज फ्रॉम डीसीटी फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट इन मेडुला ऑफ अ किडनी। ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए क्या आ जाता है, ये बाहर आता है। ठीक है, एनसीईआरटी के डायग्राम में देखोगे तो ये यूरिया यहाँ रहता है, यहाँ से निकल रहा है और यहाँ जा रहा है। ठीक है, वो कौन सा एरिया है, यहाँ पे इसके जस्ट बाजू में क्या रहता है, कलेक्टिंग डक्ट के असेंडिंग लूप ऑफ इलेक्ट्रिक। क्या रहता है, असेंडिंग लूप ऑफ इलेक्ट्रिक। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो यहाँ यूरिया दिखा है और ये यहाँ से डिफ्यूज हो रहा है, और वो कहाँ जा रहा है, हमारे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। थिन रीजन के थिक रीजन में, थिन रीजन में। ठीक है, अरे ये ऐसा दिखता है ना, ये वाला एरिया नहीं पता क्या, ये यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी के डायग्राम में देख सकते हो, जब मैं रीडिंग कराऊंगा तो उसमें दिख जाएगा आपको। बात करते हैं सिक्रीशन की, जहाँ से छोड़ा था वहीं से चालू करते हैं हम। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। सिक्रीशन मतलब क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट चीजें दी गई है, कौन सी एक्टिव है। देखो आपको एक ही लाइन याद करनी है, उसी पे फिर थोड़े थोड़े नीचे आपको दिखेगा।
तो पीसीटी जो है ये क्या क्या हमारी सिक्रेट करती है। अब सिक्रीशन का मीनिंग क्या है, सिक्रीशन का क्या मीनिंग होगा बताओ। ब्लड से चीजें कहाँ जाएगी, नेफ्रॉन में या ट्यूब्यूल्स में या ट्यूब्यूल्स में। तो ये दिख रहा है ब्लड से चीजें कहाँ जा रही है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, तो हम इसको क्या कहते हैं, सिक्रीशन। क्या कहेंगे, सिक्रीशन। अब एक्टिवली ये करता है पीसीटी, किसका सिक्रीशन करता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, अमोनिया, H पॉजिटिव आयन, K पॉजिटिव आयन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ड्रग्स, टॉक्सिन। किस किस का करता है, अमोनिया, H पॉजिटिव आयन, K पॉजिटिव आयन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ड्रग्स, टॉक्सिन एक्सेट्रा। फिर से बोलो, अमोनिया, H पॉजिटिव आयन, K पॉजिटिव आयन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ड्रग्स, टॉक्सिन एक्सेट्रा। फिर लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं तो लूप ऑफ हेनले में जो हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वो कोई चीज सिक्रेट नहीं करता, लेकिन वहीं पे आपको दिखता है यहाँ पे क्या है, जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो क्या सिक्रेट कर रहा है, यूरिया। क्या सिक्रेट हो रहा है, यूरिया। अब यहाँ पे डीसीटी देखो, डीसीटी में कौन कर रहा है, अमोनिया, H पॉजिटिव आयन, K पॉजिटिव आयन, और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में क्या है, सिर्फ H पॉजिटिव आयन और K पॉजिटिव आयन। देखो अगर आपको ये ऊपर का याद है तो नीचे का तो याद ही हो जाएगा। लास्ट में सिर्फ अमोनिया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हिप्पुरिक एसिड, ड्रग्स और टॉक्सिन्स नहीं है, और यहाँ पे अमोनिया, H पॉजिटिव आयन, अमोनिया, H पॉजिटिव आयन, K पॉजिटिव आयन, यहाँ पे से H पॉजिटिव और K पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द पीएच एंड आयनिक बैलेंस। देखो पीएच मेंटेन होता है किससे, H पॉजिटिव आयन से, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आयंस मेंटेन क्या किससे होंगे, फिर आपके वही NaCl वगैरह या K पॉजिटिव आयन वगैरह, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे, तो पीएच और आयनिक बैलेंस क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी और सीडी है। इसमें से कौन आयनिक और पीएच बैलेंस मेंटेन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, उसी पे क्या है क्वेश्चन आएगा। आपका ध्यान उस पर पहले होना चाहिए, ठीक है। फिर कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उस पर भी ध्यान होना चाहिए। एनसीईआरटी के डायग्राम में कहीं कहीं पे दिया ही नहीं है, ठीक है, NH3 नहीं दिया है, कहीं पे K नहीं दिया है, तो वो आप अपने इसमें ड्रॉ कर सकते हो। अब ये कैसे सिक्रेट करता है बेटा, बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया, पोटेशियम आयंस इनटू द फिल्ट्रेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ SCO3 नेगेटिव आयन, ठीक है। तो इनका सिक्रीशन हो रहा है। तो यहाँ देखो ये मेंटेन क्या कर रहे हैं, पीएच, और यहाँ ये मेंटेन क्या कर रहा है, आयोनिक बैलेंस। तो पीएच के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, अमोनिया, H पॉजिटिव आयन, SCO3 नेगेटिव आयन। लेकिन वही आपको आयोनिक बैलेंस के लिए कौन दिख रहा है, K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन। ये आयंस हमारे वर्किंग वाले रहते हैं ना, ठीक है। ये मैक्सिमम चैनल्स क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं, आना जाना सब कुछ पूरा न्यूरॉन का, सारी चीज़ें इन्हीं पे डिपेंड होती हैं, ठीक है। फिर ये जो है ये आपका क्या मेंटेन करेंगे, पीएच मेंटेन करेंगे। बार बार SCO3 नेगेटिव आयन, बार बार H पॉजिटिव आयन बनते रहते हैं। मैंने बताया था ना वो कॉन्सेप्ट आपको, H2O + CO2 फॉर्म्स H2CO3, H2CO3 डिसोसिएट होता है SCO3 नेगेटिव आयन या फिर H पॉजिटिव आयन। यहाँ मान लो SCO3 नेगेटिव ज़्यादा हो गया और यहाँ H पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, तो यहाँ pH कम, यहाँ pH ज़्यादा, तो ये दोनों का क्या है, बैलेंस मेंटेन करता है। तो ये pH मेंटेन कर रहा है और इधर क्या मेंटेन हो रहा है, आपका आयन। अब चीज़ें आ रही है तो ये क्या हो गया, सिक्रीशन। तो सिक्रीशन किस किस का हो रहा है, K पॉजिटिव, H पॉजिटिव और NH3 पॉजिटिव। NH3 पॉजिटिव चाहिए कि NH4 पॉजिटिव चाहिए, NH4 पॉजिटिव। अब यहाँ से बाहर क्या जा रहा है, SCO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इनका क्या हो गया, बाहर जा रहा है, तो क्या हो गया, ये एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्लियर है क्या, देख लो एकदम। बढ़े आगे, ठीक है। क्योंकि ये रिवीजन है तो मैं क्लोज आपको बता रहा हूँ, 10 बार बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है। अब हेनलेस लूप जो है, दिस रीजन प्लेस सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडिकुलरी, जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है, इसको इंटरस्टिशियम भी कहते हैं। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है किसका, NaCl एंड यूरिया का, ठीक है, बट इट डज नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयोनिक बैलेंस। यहाँ तक क्लियर है। ये सिर्फ क्या मेंटेन कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है NaCl और यूरिया का, जिससे क्या मेंटेन हो रहा है आपका, हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। क्या है पढ़ो सभी, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। किसके द्वारा कर रहा है, क्या एब्जॉर्ब करके कर रहा है वो, एब्जॉर्प्शन। क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन
क्लियर है? अच्छा, क्या ये पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन कर रहा है? नहीं। ठीक है, तो ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है। हमको मैक्स टू मैक्स भर कहाँ देना है? एनसीईआरटी की लाइन पे। क्वेश्चन वही से बनना है। देखो, जो ज़्यादा होशियार भी नहीं है ना, उसके भी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं, एक ही चीज़ की वजह से, उसका फोकस अगर सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन पे हो। ठीक है, समझने के लिए तो इसमें जन्म लग जाएगा आपको, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक समझने के लिए, लेकिन समझदार व्यक्ति वही होता है कि उसको ये पता है कहाँ कितना करना है, कहाँ कितना नहीं। आप शादी में गए, भगा खाना खा रहे हो, ठीक है, हर बार आप ऐसा ही कर रहे हो, धीरे धीरे आपका जितना इंसुलिन दिया था 100 साल का, आपने 40 साल में ख़त्म कर दे, हो गया डायबिटीज। ठीक है, तो वैसे काम नहीं करना है। आपको पता है बैलेंस डाइट जरूरी होता है, हर चीज़ का बैलेंस जरूरी होता है। अगर हम एक ही पॉइंट के पीछे लगते बैठे पागल के जैसे, ठीक है, आएगा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मान लो जाए कितना 4 मार्क्स के लिए आएगा, और वो भी नहीं आया तो गया काम, तुम्हारी मेहनत तो गई हुआ है। तो एक लिमिट तक होता है कोई भी चीज़ एक्सटेंड करना। ठीक है, तो अपना टाइम बचाओ, फोकस करो, पेपर में क्या आने वाला है। अब डिजिटल कॉग्निटिव, फिर से डीसीटी और सीडी की बात होती है, तब वहाँ पे एक शब्द हमेशा लग जाता है, कंडीशनल, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है? रिसेप्टर्स होते हैं, और वो रिसेप्टर्स किससे स्टिमुलेट होते हैं? हार्मोन से। अब कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na पॉजिटिव एंड वाटर टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट। अब बेटा Na पॉजिटिव और किसका ये हो रहा है, मतलब रीअब्जॉर्प्शन वाटर का। DCT is also capable of reabsorption of SCO3 negative and selective secretion of hydrogen and potassium and NH3 to maintain the pH and sodium potassium balance in blood। ठीक है, तो आयनिक बैलेंस को ही हम क्या कहते हैं? सोडियम पोटेशियम आयन बैलेंस कहते हैं। और पीएच किसके लिए रहता है? इन तीनों के लिए रिगार्डिंग रहता है। फिर से वही चीज़, NH3 H और SCO2 नेगेटिव आयन, ये क्या कर रहे हैं? पीएच मेंटेन कर रहे हैं। और यहाँ पे K पॉजिटिव और Na पॉजिटिव क्या है? आपका आयोनिक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब अंदर आ रहे NH3 H और K पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया? सिक्रीशन। क्या हो गया ये? सिक्रीशन। अब ये ट्यूब से बाहर जा रहे हैं, नेफ्रॉन से बाहर जा रहे हैं, SO3 नेगेटिव और NH पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? सिर्फ Na पॉजिटिव ओनली। ऊपर देखो क्या लिखा था? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये पीसीटी और डीसीटी में फर्क है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसी बारीक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट। पढ़ो सभी, क्या लिखा है? Large amounts of water could be reabsorbed from this region to produce a concentrated urea. This segment allows passage of small amounts of urea into the medullary interstitium to keep up the osmolarity. It also plays a role in the maintenance of pH and ionic balance of blood by the selective secretion of H positive and Na positive ions. देखो, ये वीडियो तो बन रहा है, बट ये वीडियो इसके लिए नहीं कि मैं सिर्फ मतलब शो ऑफ करने के लिए कि यार मैं वीडियो बना दिया अब सब आके देखो, उसके लिए नहीं है। ये किसके लिए पता है क्या? जब आप वीडियो देखते हो तो आप सिर्फ वीडियो देखते हो, ये सबसे घटिया चीज़ करते हो। आप जब वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो नहीं देखना है। देखो, तुम लोग हंसते हो फालतू की चीज़ में, सीरियस बता दो तब सीरियस नहीं रहते हो तुम लोग। जब आप वीडियो देखते हो तो आपको सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, आपको साथ में जैसे अभी चिल्ला रहे हो ना, वैसा रिपीट भी करना है। क्योंकि आप वीडियो देखते देखते जब आप खुद ही रिपीट करोगे, ये ऐसा, ये वैसा, फिर ऐसा हो गया, फिर ढमका हो गया, टिमका हो गया, तो फिर आपका रिवीजन भी हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये चीज़, जैसे ट्रक वाले देखो, सिर्फ गाने नहीं सुनते हो, गाने लगाते हो, गाने सुनते हो क्या? नहीं, गाते भी हैं। ठीक है, उनका आवाज़ अच्छा हो गया, पता चला लता मंगेशकर को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो लता मंगेशकर से मेरे को वैसे तो जो क्या आता है, लेकिन अभी जाने दो। ठीक है, तो यहाँ देखो, चलो बता ही देता हूँ। एक बार पम्मी नाम की लड़की रहती है, उसका कंपटीशन मतलब लता मंगेशकर से रहता है सिंगिंग का। तो वो दोनों स्टेज पे आते हैं, वो लता मंगेशकर को देख के चौंक जाती है पम्मी कि अरे लता मंगेशकर, वो फिर वो मतलब रोने लगती है, दीदी मैं बहुत खुश हूँ, बोले कि मेरा कंपटीशन आपसे है, मैं बहुत, वो रोने लग जाती है। ठीक है, हालांकि दोनों भी लड़के ही रहते हैं। ठीक है, बस वो एक लता मंगेशकर एक्टिंग करता है, एक पम्मी की। ठीक है, तो वो रोती रहती है, फिर बोलती है दीदी मुझे आशीर्वाद चाहिए, तो वो लेती है, फिर आते हैं, आज हम दोनों का कंपटीशन है, बोलते हैं मुझे आशीर्वाद दो, आज मैं ही जीतूँ। ठीक है
तो वो चौंक जाती है इंग्लिश में, तो ऐसा भी आशीर्वाद तो याद देखो बैड जोक का, लेकिन याद देखो याद देखो। तो अब यहाँ पे पीएच मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सिर्फ H प्रोटीन आयन है, और आयोनिक बैलेंस के लिए क्या है यहाँ पे सिर्फ K प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सीखना था आपको। फिर भी इसमें से यूरिया निकल रहा है जो कि क्या बैलेंस करता है या क्या मेंटेन करता है आपकी ऑस्मोलैरिटी। कहाँ पे? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड या मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, ये वर्ड दिए ना हमारे एनसीईआरटी में। आप 10 बार आगे पूछते इंटरस्टिशियम क्या है, ठीक है। तो ये जो मतलब टॉपिक था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।